आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पोस्ट मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट किया। मतलब पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स जितने आए मौर्यों के बाद, चाहे वो फॉरेन इन्वेडर्स रहे हों, चाहे फिर वो यहीं के लोकल रूलर्स रहे हों, जैसे कि शुंगा डायनेस्टी आपने देखा। उसके बाद सातवाहन है जो कि हम लोग साउथ इंडियन में देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में अगली कड़ी में गुप्ता एम्पायर और वाकाटका जो थे वो साउथ के थे। हालांकि दोनों जो है पैरेलली शासन कर रहे थे, तो इसलिए इस चैप्टर में दोनों को एक साथ रखा गया है। खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट एम्पायर रहे या पावरफुल एम्पायर रहे एंशियंट इंडिया के, क्योंकि इसके बाद भारत में फ्यूडलशिप जो थी, अलग अलग छोटे छोटे रीजनल जो रूलर्स थे उनका इमर्जेंस होता है और फिर फाइनली हम लोग चले जाते हैं मेडिवल इंडिया में। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, और इसी चैप्टर में जब ये गुप्ता एम्पायर हम लोग पूरा कर लेंगे तो हम लोग वाकाटका को भी थोड़ा सा देखेंगे। गुप्ता की टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 3री शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। हालांकि सभी रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट हाँ जो मोस्ट ऑफ जो है कह लीजिए कि रूलर्स हैं वो जो इसमें ऐड किए गए हैं वो सबसे पावरफुल रूलर्स रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में खास बात पहली तो इस एज के बारे में है। गुप्ता एंड वाकाटका एज ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस टाइम पे बहुत सी चीज़ें बेहतर रहीं। जो लिटरेचर है वो बहुत डेवलप हुआ, आर्ट एंड कल्चर बहुत डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। भारत में जो टेम्पल फॉर्मेशन की शुरुआत होती है वो भी यहाँ गुप्ता से हमको दिखाई देती है। इसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इसी टाइम पीरियड में इशू किए गए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये वही एज है जब महिलाओं की हालत बहुत बदतर हुई, जब जो समाज में जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, वो और ज़्यादा रिजिड हुई और भेदभाव वाली जो चीज़ें हैं वो इसी टाइम पीरियड में ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो अश्लीलताएँ हैं वो सारी भी इसी पीरियड में दिखाई देती हैं हमको। इसके पहले वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं थी, बट इतना ज़्यादा नहीं थी। तो इसको इन सब चीज़ों की वजह से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टर्म से इस पीरियड को डिफ़ाइन किया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ अ क्लासिकल एज फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर के लिए ये क्लासिकल एज थी। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुआ, सेकुलर नॉलेज डेवलप हुआ, ब्राह्मणिज्म का विकास हुआ था, तो संस्कृताइजेशन बहुत बेहतर हुआ। सांस्कृतिक जो लिटरेचर्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुए और संस्कृताइजेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। साउथ से जो इंटरेक्शन हुआ ना वो भी इस टाइम पे आपको देखिएगा कि एडवांसमेंट एक दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने इसको इंडियाज़ गोल्डन एज कहा, यानी कि भारत का स्वर्ण युग। ये रीज़न भी वही है, जो सारे डेवलपमेंट हुए वो इतने बेहतर थे कि इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया। इसके अलावा एज ऑफ गुप्ता एंड वाकाटकाज ये कहा एस अल्टेकर और आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार का नाम आपने पहले भी सुना होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आरसी मजुमदार ने 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति को किस वे में लिया था, उन्होंने क्या कहा था इस क्रांति को। इसके अलावा एज ऑफ चेंजेस कहा रोमिला थापर ने, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत सारे चेंजेस विटनेस करता है। जैसे कि पोस्ट मॉडर्न और मौर्यन से कंपेयर करेंगे तो चीज़ें बहुत बदली। जैसे सिक्कों के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सिक्के और ज़्यादा बेहतर हुए, तो इकोनॉमी बहुत बेहतर हुई। जो रोमन एम्पायर से व्यापार हुआ वो प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचा। इसके अलावा अगर सोशल वे में देखें तो सोशल डिक्लाइन बहुत तेज़ी से हुआ। तो ऐसे कई सारे मेजर चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस वजह से रोमिला थापर ने इस एज को एज ऑफ चेंजेस के तौर पे देखा। इस एम्पायर को जानने के लिए हमको क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं, कहाँ से इस एम्पायर के बारे में पता चलता है, तो सबसे बड़ा सोर्स इस टाइम पे है सिक्के। क्योंकि सिक्के जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसा कि हम बोले, इशू किए गए थे। तो गोल्ड कॉइन्स सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे इशू किए गए थे, जिससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा जारी किए गए। लेकिन अगर कनिष्क से आप कंपेयर करेंगे ना, तो कनिष्क के टाइम पे भी सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत हाईएस्ट थी। और यहाँ पे क्वालिटी क्या हुई, डिक्लाइन कर गई, लेकिन नंबर्स क्या हुए, बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो बहुत सारे रूलर्स ने सिक्के जारी किए। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने 8 तरीके के सिक्के जारी किए। उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे एक साइड राजा रानी का फ़ोटो होता था, चित्र होता था, दूसरी तरफ भगवान का होता था। ये सारी जानकारी हमको सिक्कों से मिलती है, तो वो तो आप साथ में पढ़ते हुए इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
इसके अलावा कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन पहले के हैं, कुछ और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इस टाइम पीरियड में इंस्क्राइब करवाए गए थे, तो उससे हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या इसी को प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, लिपि इसकी जो थी वो देवनागरी थी। अशोकन पिलर पे जो है इसको इंस्क्राइब करवाया गया था, ये हरिसेन के द्वारा इंस्क्राइब किया गया था, जो समुद्रगुप्त का कहा जाता है कि मंत्री था। तो अब चूंकि समुद्रगुप्त का मंत्री था, तो इसने समुद्रगुप्त की जो विजय थी, जो फतह जितनी मिली, उस फतह का जिक्र उसने इस पिलर पे किया हुआ है। इसके अलावा और कुछ स्कॉलर्स और पोइट्स का जिक्र भी इस जो है पिलर पे हमको मिलता है। इसके अलावा पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये प्रभावती गुप्ता के द्वारा इंस्क्राइब करवाया गया था। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है खासकर जो है आजकल के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा रिद्धापुर इंस्क्रिप्शन है, सांची इंस्क्रिप्शन है, महरौली है, सारनाथ है, मथुरा है, सपिया है, बिलसाड़ है, मंसार है, उदयगिरी, कर्मदंड और मानकुंवर इंस्क्रिप्शन। ये सारा जो है याद कर लीजिएगा किसको किसने इशू किया था। प्रभावती गुप्ता के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए और जो वनडे एग्जाम है मैं भी उसमें पूछ दे। तो चंद्रगुप्त की बेटी थी, वाक्टका की ये बहू थी, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। रुद्रसेन वाक्टका रूलर था, उससे इसकी शादी हुई थी। खास बात यह है कि ये मानी जाती है कि एंशियंट इंडिया की पहली पावरफुल जो है महिला शासक थी। पावरफुल इन द सेंस कि इसके पास अथॉरिटी थी, जो शासन का जो पूरा काम काज है ना, वो सारा काम काज ये देखती थी, क्योंकि रीजेंट के तौर पे भी इसने काम किया। जब इसके पति की डेथ हुई तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो इसने सारा कुछ संभाला। तो ये पहली बार था, पूरा एंशियंट इंडिया रिकॉल करिए तो किसी महिला का ये स्थान नहीं मिलता, तो इसलिए ये लेडी प्रभावती गुप्ता बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स हैं, उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। कमंडक नीतिसार रिटन बाय शिखर, जो चंद्रगुप्त का मिनिस्टर था, मंत्री था या अमात्य था, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई, इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा बृहस्पति स्मृति है, नारद स्मृति है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये सब हिंदू सोर्सेज हैं, इससे भी जानकारी मिलती है। और देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। विशाखा दत्त फेमस जो है स्कॉलर रहे हैं, और इनकी ये दो रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें की गई हैं, और मुद्र राक्षस जो है द सिग्नेट ऑफ द मिनिस्टर, पॉलिटिकल एक तरीके का ये ड्रामा है, मौर्यन एम्पायर से कनेक्टेड है। इसलिए जब मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज की बात की गई थी तो मुद्र राक्षस का जिक्र किया गया था एक मेजर सोर्स के तौर पे, कि चंद्रगुप्त मौर्य का राइज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी गई हैं। कौटिल्य ने कैसे क्या क्या किया और ये एम्पायर कैसे बिल्ड हुआ, सारी जानकारी इसमें हमको मिलती है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, किसकी, कालिदास की। हर्षचरित है बाणभट्ट की, ये पोस्ट गुप्ता में मिलेगा। पोस्ट गुप्ता को भी गुप्ता बोल देते हैं, बट पोस्ट गुप्ता एक गुप्ता मतलब बेसिकली वो क्या है, पुष्यभूति इसके टाइम की बात है, ठीक है। इसके अलावा फाहियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और भी कई सारे चाइनीज़ जो है ट्रेवलर्स आए। फाहियान उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेवलर है, उसकी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं चंद्रगुप्त II के पीरियड की। खासकर जो सोशल कंडीशन थी, जो समाज था, उसके बारे में जानकारी मिलती है, और ब्राह्मणों का कैसे वर्चस्व हुआ इसकी जानकारी मिलती है। यही कारण था कि उसने गैंजेटिक जो प्लेन्स हैं उसको कहा था लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो चुका था। खासकर जो ब्रह्मदेय होता था, अग्रहारास जो होते थे, यानी कि ब्राह्मणों को ज़मीनें देना, कई बार तो ऐसा होता था कि दूसरे से ले लेकर ज़मीनें दी जाती थी, तो ये इससे क्या हुआ, उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा दिखाई देता। इसके अलावा आई थिंक, ठीक है, ये हर्षवर्धन के लगभग 100 साल बाद आया था, लेकिन इससे भी हमको सोर्सेज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। ह्वेनसांग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये आया था। तो ये सारे सोर्सेज से हमको गुप्ता एम्पायर के बारे में हमको जानकारी मिलती है, बहुत बेहतर जानकारी मिलती है। जाहिर सी बात है ये टाइम पीरियड अब बहुत इवॉल्व हो चुका था, मौर्यों जैसी कंडीशन नहीं थी जहाँ पे हमको बहुत सारे सोर्सेज में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं चल पाती, जैसे कि चंद्रगुप्त का जो है मतलब मौर्यों का वो महल, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पता चलता क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था, कितना तो सड़ गल के ख़त्म हो गया। लेकिन ये टाइम तो बहुत इवॉल्व हो चुका था, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके थे, तो इसमें बहुत सारे सटीक और बेहतर सोर्सेज मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो सोर्सेज हैं उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो माइंड में रखना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगली चीज़ है कि गुप्ता के ओरिजिन के बारे में क्या विचार है लोगों के। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने यहाँ पे भी अलग अलग अपने विचार दिए हैं और सब ने इसको मतलब गुप्तास को अलग अलग वर्णना का बताया, ठीक वैसे ही जैसे मौर्यों के टाइम पीरियड की कहानी हुई। तो ऐसी राय चौधरी और दशरथ ओझा कहते हैं कि जो है गुप्तास ब्राह्मण थे और इनका लॉजिक दो चीज़ों पे बेस्ड था। पहला तो पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और रिद्धापुर कॉपर जो है इंस्क्रिप्शन था, जो प्रभावती गुप्ता ने ही इशू किया था, चंद्रगुप्त II की बेटी ने। इस इंस्क्रिप्शन में उसने अपनी फैमिली का गोत्र बताया था, तो उस गोत्र से पता चलता है कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है गोत्र का डिटेल नहीं पता है, तो हम उसमें घुसेंगे भी नहीं। तो जो हैं चलिए कोई नहीं, क्या ही घुसना है। तो इस सेकंड जो लॉजिक है वो ये है कि गुप्तास का मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे, जैसे किससे, वाकटका से और कादम्बास से। और वाकटका और कादम्बास क्या थे, ब्राह्मण थे। तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस का मतलब क्या है, रिलेशन जनरली उसी में बनते हैं जब सेम वर्णा के लोग होते हैं। और ये तो टाइम पीरियड ऐसा था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो दूसरे वर्णा में तो शादी करने जाएंगे नहीं। तो इससे भी पता चलता है कि ये क्या थे, ब्राह्मण थे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये क्षत्रिय थे। आरसी मजुमदार और गौरी शंकर ओझा का मानना है कि ये क्षत्रिय थे। इसका रीज़न इन्होंने थोड़ा सा धार्मिक दिया। धार्मिक ये कि ब्राह्मणों का वर्चस्व हो चुका था, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व होने का मतलब कि वो वर्ण सिस्टम को बहुत रिजिडिटी से पालन करेंगे। अब वर्ण सिस्टम का रिजिडिटी से पालन करने का मतलब है कि ब्राह्मण अपना शास्त्र पढ़ेंगे, क्षत्रिय अपना शासन करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो चूंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो उन्होंने सिर्फ क्षत्रिय को ही अलाउ किया शासन करने के लिए। तो गुप्ता शासन कर रहे थे, तो इसका मतलब वो क्या थे, क्षत्रिय थे। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि वैश्य थे, रोमिला थापर, सल्टेकर। इसमें एक लॉजिक ये भी ये लोग देते हैं, गुप्ता जो है वो क्या है, बनिया के लिए इस्तेमाल होता है, और वो बनिया क्या है, वैश्य होते हैं। तो मे बी वो वैश्य थे। इसके अलावा केपी जायसवाल शूद्र मानते हैं इनको, और शूद्र मानते हैं इसके लिए वो क्या बात कहते हैं, करास्कर जो है एक टर्म है, ये इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, गुप्तास के लिए। बिलसाट सपिया इंस्क्रिप्शन में इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसका वो रेफरेंस देते हैं पुराणास से, कि पुराणास में इस जो पुराण है, हिंदू पुराण, उसमें इस टर्म का इस्तेमाल लोअर वर्णा के लिए किया गया है। छोटे जो वर्ण के लोग कहे जाते हैं, सो कॉल्ड, उससे ये बिलोंग करते हैं। तो एक लॉजिक ये भी बनता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। रूलर्स की बात करें तो इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, इस एम्पायर की शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इसने शासन किया था। शुरुआत कैसे हुई, ये भी कोई महाराजा के ख़ानदान में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि कुषाण जो एम्पायर था, जो आपने पिछली वीडियो में देखा, उससे पहले, शुंगा से पहले वीडियो में, आप अगर देखे नहीं हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उस कुषाणों का क्या था, ये वासल था, वहाँ पे काम करता था। उस वासल का मतलब होता है ना कि उसी एम्पायर में इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा ऑटोनॉमस तरीके से शासन करते हैं वो लोग। तो कुषाण का ये क्या था, वासल था। अल्टीमेटली सुप्रीमेसी किसकी, कुषाण की। तो जब कुषाण धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, उनका डिक्लाइन होने लगा, तो श्रीगुप्त को जो है एक जो है मौका दिखा अपनी पावर बढ़ाने का, और इस तरीके से धीरे धीरे उसने अपनी पावर बढ़ाई और सत्ता में ये आ गया और खुद को टाइटल दिया महाराज का। पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसने अपना शासन पुनरावर्धन से किया, यानी कि बंगाल से किया। हालांकि इसको लेके बहुत ज़्यादा हमको सबूत नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आइसिंग से हमको पता चलता है कि श्रीगुप्त ने एक श्राइन बनाया था, मृग शिखवन, बोध गया में बनवाया था, जो चाइनीज़ यात्रियों के लिए था। चाइनीज़ यात्रियों का मतलब वो बौद्ध धर्म के लिए ही आते थे, तो ये भी बौद्धिस्ट एक श्राइन था, जिसको कहा जाता था टेम्पल ऑफ चाइना भी। क्यों, क्योंकि चाइनीज़ जो है तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया था। इसके अलावा अगला है घटोत्कच। 280 से लेकर 320 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने भी महाराज का टाइटल लिया था। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। हालांकि दूसरा इंस्क्रिप्शन जो सोफिया का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी हमको जानकारी मिलती है और पता चलता है कि घटोत्कच का जो वंश था वो कहाँ से कैसे बिलोंग करता था। ये मौर्यन एम्पायर का आप जो है एक्सटेंट देख सकते हैं, मौर्यन एम्पायर करें सॉरी, गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंट देख सकते हैं, जो मौर्यन एम्पायर के बाद सब अब तक का लार्जेस्ट था। ठीक है, डीप साउथ तक पेनिट्रेशन था, हालांकि पूरा साउथ में ये लोग अभी नहीं घुसे थे। अगला इम्पोर्टेंट जो रूलर है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये अब पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है, इसीलिए इसको रियल फाउंडर बोला जाता है गुप्ता एम्पायर का। 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक इसने शासन किया।
ख़ास बात यह है कि इसने टाइटल अपना और पावरफुल कर दिया और इसका टाइटल था महाराजा धीराज। तो ये जो है पहला गुप्ता शासक था जिसने इस टाइटल का इस्तेमाल किया। खास बात एक ये भी है कि इसने गुप्ता संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं कि इसने मगध, प्रयाग, साकेत और अयोध्या जैसे इलाकों से अपने शासन को पूरी तरीके से स्थापित किया और पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। फिर हालांकि बाद में उसने फिर से उसको प्रयाग शिफ्ट कर दिया था, तो राजधानी इसके टाइम पीरियड में थोड़ा सा घूमती रही थी। ठीक है। इसके अलावा इसने सोने के सिक्के जारी किए। तो ये पहला गुप्ता शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। घटोत्कच ने भी नहीं जारी किए थे, श्रीगुप्त ने भी नहीं जारी किए थे। तो इसने पहली बार जारी किए थे, जिसमें राजा रानी टाइप, लिच्छाविया टाइप और दाम्पत्य टाइप के सिक्के दिए गए थे। नीचे यहाँ पे डिटेल्स दी गई है जो कि चलिए बता ही देते हैं, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही पता। तो राजा रानी टाइप जो सिक्के थे, इसमें एक तरफ जो है मतलब एक राजा का चित्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसकी बीवी या उसकी पत्नी जो है महारानी कुमारा देवी का जो है चित्र बना होता था, जो कि दिखाता था कि हाँ ये लोग जो है पति पत्नी हैं, एक संबंध में हैं। इसके अलावा एक तरफ जो है किसी भगवान, जिस भगवान को वो मानते हैं उसका चित्र होता था, जैसे कि यहाँ पे दुर्गा और लक्ष्मी का चित्र हुआ करता था। इसके अलावा उसमें जो है इंस्क्राइब करवाया गया था चंद्रगुप्त कुमारा देवी। इसका मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त हो गया और कुमारा देवी उससे नाम का जो है बीवी का नाम पता चल गया, पत्नी का नाम पता चल गया। इसीलिए जब सोर्सेस की बात बताए हम तो सिक्के का सबसे ऊपर जिक्र किया गया, क्योंकि ऐसे ही सिक्कों से अब चित्र भी है और उनके नाम भी दिए गए हैं और भगवान की पिक्चर भी है। तो इससे रिलीजियस लाइफ और उनकी मान्यताओं का भी हमको एहसास हो जाता है। इसी तरीके से लिच्छाविया टाइप इसलिए क्योंकि लिच्छाविया की जो फैमिली थी ना, लिच्छावीज याद होगा आपको, तो उससे मैट्रिमोनियल जो है रिलेशन था चंद्रगुप्त का, तो उससे वहाँ ये कॉइन निकल के आए। इसके अलावा दाम्पत्य टाइप्स ऑफ कॉइन, इसमें भी एक तरफ वही राजा रानी चंद्रगुप्त और कुमारा देवी और दूसरी तरफ वहाँ की देवी और देवताओं का चित्र हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में सिक्कों के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना है। और यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई, लिच्छाविया से कैसे इनकी शादी हुई कुमारा देवी से, वगैरह वगैरह। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि सिक्कों पे महारानी का चित्र दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट रूलर है समुद्रगुप्त। 335 से लेके 375 या 380 ईस्वी तक शासन किया था। इसने जो है एम्पायर को और लार्जर एक्सटेंशन दिया और ज़्यादा मजबूत बनाए। बेसिकली कह लीजिए कि अब तक ये एक छोटी सी डायनेस्टी चल रही थी, उस डायनेस्टी को एम्पायर का रूप दिया समुद्रगुप्त ने। इसके लिए तत्प्रतिग्रहत टर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि डिक्लेयर्ड सक्सेसर, यानी कि जो इसका पिता था उस पिता ने बोल दिया था कि हाँ मेरे बाद यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके अलावा एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लिच्छावी दोहित्रा। लिच्छावी दोहित्रा का मतलब क्या है कि लिच्छावी का बेटा या नवासा कह लीजिए। तो इसका मतलब जो लिच्छावी की राजकुमारी थी उसी राजकुमारी से, यानी कि जो पत्नी थी चंद्रगुप्त की, उससे पैदा हुआ था समुद्रगुप्त। इसके अलावा अगर इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो 3 इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हैं जो इसका मेंशन करते हैं। एक है नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा ईरन, और इसके अलावा तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और अगर टाइटल्स की बात की जाए तो अलग अलग लोगों ने इसको टाइटल्स दिए और ख़ुद भी इसने अलग अलग टाइटल्स लिए, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। V.A. स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा? क्योंकि इसने बहुत सारी बैटल्स की, बहुत सारी लड़ाइयाँ की और सब में इसने विजय प्राप्त की, तो ये उसकी मजबूती को दर्शाता है, तो इसलिए V.A. स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। इसी तरीके से हरिसेन ने इसको हीरो ऑफ 100 बैटल्स कहा, 100 लड़ाइयों का हीरो। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना पावरफुल था। इसके अलावा परम भद्रक और पराक्रमक, ये टर्म जो है लॉर्ड विष्णु के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस टर्म का इस्तेमाल इसने खुद भी किया। तो डिविनिटी का एक कनेक्शन जो महाराजा लोग इस्टेब्लिश करते थे वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा परम भागवत, ये भी भगवान से कनेक्टेड है। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा धर्म प्रचार बंधु, ये भी कहीं ना कहीं वही से कनेक्टेड था। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें एक और टाइटल मिलता है कविराज, और कविराज का मतलब एक
इंटरेस्ट में भी लिटरेचर की तरफ। इसके अलावा और भी कई सारे स्कॉलर्स हैं जिसका हमको इस जो है पिलर से जिक्र मिलता है। और एक आखिरी टाइटल है वो है पृथ्वी प्रथम वीर। इस टाइटल का मतलब है फर्स्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ विद नो एनिमी। अर्थ का जो है धरती का सबसे पावरफुल, पहला सबसे मजबूत इंसान जिसका कोई दुश्मन नहीं है। तो ये इसकी पावर को दर्शाता है। दुश्मन इसलिए नहीं है कि इसका नेचर अच्छा है, दुश्मन इसलिए नहीं है क्योंकि इतना पावरफुल है कि कोई बचता ही नहीं है, मतलब हर जगह विजय की प्राप्ति हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि लॉर्ड इंदिरा से इसको कंपेयर किया गया, बृहस्पति से कंपेयर किया गया और वरुण से कंपेयर किया गया। वरुण जो भगवान माने जाते हैं। क्यों किया गया? लॉर्ड इंदिरा से, भगवान इंद्र से कंपेयर इसलिए किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये उतना ही पावरफुल है जितना कि भगवान इंद्र थे। ठीक है। और अच्छा, कुबेर से भी कंपेयर किया गया था, लॉर्ड कुबेर, भगवान कुबेर से, कि कुबेर का मतलब धन से कनेक्शन है, तो ये उतना ही धनी भी है। बृहस्पति से कंपेयर किया गया ताकि पता चले कि ये उतना ही ज्ञानी है जितना कि बृहस्पति थे। और वरुण से, भगवान वरुण जो हैं देव हैं, देवता हैं, उनसे कंपेयर इसलिए किया गया ताकि लोगों को मैसेज मिले कि ये बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर न्याय प्रणाली और न्यायपूर्वक उसका नेचर है जितना जैसा कि देवता वरुण जी का था। ठीक है। तो ये सब डिविनिटी से कनेक्शन इसीलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि उनकी पावर और मजबूती से स्थापित हो। ये बात शुरू से चली आती रही है और आखिर तक चलती रहती है सभी दौर में। और इसका एक रिज़ल्ट भी दिखाई देता है जब जब राजाओं ने, महाराजाओं ने, बादशाहों ने अपने आप को ईश्वर से, ऊपर वाले से कनेक्ट किया, उनका शासन आप देखा करिए मजबूती से स्थापित हुआ, क्योंकि वहाँ की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये ईश्वर की भेजे हुए शासक हैं, तो इन पे उंगली उठाना, विद्रोह करना हमारा काम नहीं। इसके अलावा ख़ास बात एक याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने 8 तरीके के सिक्के जारी किए। स्टैंडर्ड्स कॉइन, टाइगर स्लेयर जो है, टाइगर स्लेयर कॉइन से एक बात याद रखिएगा, इसने जारी किए लेकिन चांदी के नहीं थे। इसके अलावा आचर टाइप है, अश्वमेध टाइप है। अश्वमेध टाइप मतलब अश्वमेध यज्ञ वाला। तो इससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ, 2 यज्ञ परफॉर्म किए थे, इसलिए इसको रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध भी बोला जाता है कि अश्वमेध को इसने रिस्टोर किया, ब्राह्मणिज्म को रिस्टोर किया, ब्राह्मणों का वर्चस्व वापस लाया ये। इसके अलावा बैटल ऑक्स टाइप है, वीणा टाइप है, वीणा बजाते हुए। इतिहास में 2 शासक ऐसे रहे जो वीणा बजाते थे, एक तो ये आपका समुद्रगुप्त जी हैं, एक और शासक है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा लिच्छावी टाइप है, केश टाइप है। अगर इसके कैंपेन्स की बात की जाए तो इसने 42 लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में इसको जीत मिली। इसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। हरिसेन ने इसको बैटल ऑफ जो है 100, हीरो ऑफ 100 बैटल्स कहा। ये सब उसी के कैंपेन से कनेक्टेड है। खास बात यह है कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने इसके जो कैंपेन हुए, जो अभियान हुए युद्ध को लेके, उन अभियानों को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला जो अभियान हुआ वो आर्यव्रत अभियान था, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में जो अभियान किए गए, इन अभियानों में उसने डायरेक्ट एनेक्सेशन किया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जितने भी आक्रमण किए, जिस भी डायनेस्टी पे किए, उन डायनेस्टीज़ को उसने डायरेक्ट गुप्ता एम्पायर में शामिल कर लिया। ठीक है। इसका पहला फोकस इसलिए नॉर्थ इंडिया था कि डायरेक्ट हमला करके उसको अपने यहाँ शामिल किया जाएगा। इसमें 9 राजाओं पे उसने हमला किया जो कि गंगा यमुना के इलाके में थे, पंजाब के इलाके में थे और राजस्थान के इलाके में थे, और सबको हरा कर उसने जो है मौर्य एम्पायर का उसको इंटीग्रल पार्ट बना लिया। यहाँ पे राजाओं के नाम हैं, रुद्रदेव हैं, मिथिला हैं, मथुरा से थे, नागदत्त हैं, चंद्रवर्मन हैं, गणपति नाग हैं, नंदिन हैं, बलवर्मन हैं और नागसेन और अच्युत। यहाँ पे इस पॉलिसी का इस्तेमाल जो किया गया वो है पॉलिसी सर्व करदान, पेइंग ऑल रिसोर्सेज, आज्ञाकरण यानी कि एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुप्ताज एंड प्राणायाम। इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज़, सर्व करदान का मतलब हर तरीके का कर या हर चीज़ वो क्या कर देंगे, दान कर देंगे, यानी कि गुप्ता एम्पायर को समर्पित कर देंगे। आज्ञाकरण क्या है? यानी कि हर तरीके की आज्ञा भी मानेंगे। प्राणायामन क्या है? यानी कि वो एक तरीके से उसकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या था कि पूरी तरीके से उन राजाओं पे इसने अपना कंट्रोल कर लिया, उनका एम्पायर पूरी तरीके से अपने अंदर शामिल कर लिया था। दूसरा कैंपेन हुआ दक्षिण पथ, यानी कि सदर्न कैंपेन हुआ, साउथ इंडिया में हुआ था।
यहाँ पे 12 रूलर्स थे दक्कन और साउथ इंडिया के मिला के, जो कि आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तो इन पे भी हमला किया और यहाँ पे जो पॉलिसी अपनाई वो पॉलिसी थी ग्रहण की, यानी कि उनको हराया। हराने के बाद कहा कि ठीक है आप लोग यहीं के रूलर हैं, लेकिन आपको हमारी सुज़ेरेनिटी, हमारी सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फ्यूडल जो रिलेशनशिप है ना, सामंत आई थिंक बोलते हैं, वो शुरुआत यहाँ से दिखाई देने लगती है कि आप लोग शासन करिए, बस हमको ट्रिब्यूट और नजराना पेश करते रहिएगा। शादी वादी करने का मन करे आपकी बेटियों से, शादी हो जानी चाहिए। जब भी युद्ध लड़ना हो, सेना मांगे तो सेना भेज दीजिएगा और दरबार में आते जाते रहिएगा, ताकि वो संबंध बना रहे और हमारी सर्वोच्चता भी बनी रहे। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा तीसरा जो अभियान था वो था सब्जुगेशन ऑफ फ्रंटियर स्टेट्स एंड फॉरेन पावर्स। जो सीमाओं पे जो क्षेत्र थे वहाँ के अभियान, प्लस जो बाहरी लोग थे उन पे जो अभियान किया गया। तो इसमें कई सारे लोग थे, जैसे कि कुछ आदिवासी लोग थे, अतविका राज्यास थे, इसके अलावा शाकाज और कुशानास से इनकी लड़ाई हुई थी, और आसाम और बंगाल के कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, प्लस श्रीलंका जो कि आपका सिलोन उस टाइम पे कहा जाता था, वहाँ पे भी इसने युद्ध लड़े। और यहाँ पे एक तरीके से बस अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी, बता दिया कि देखिए हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी बहुत पावरफुल हैं, अच्छा यही है कि आप लोग हमारे साथ मिलजुल के रहिए। तो इस पर न इन्होंने कुछ जो है ज़बरदस्ती अपने साम्राज्य को इन पे थोपा, ना ही जो है इनको आज़ाद छोड़ा। एक तरीके से जो आदिवासी लोग थे उसको ग़ुलाम बना लिया। अब बाकी जो बाहरी लोग थे उनसे कहा कि देखो हम यहाँ पे बैठे हैं तो उसी हिसाब से रहना, एक तरीके से सिंबॉलिक अथॉरिटी है, ठीक है। सिलोन के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेघवर्मन इस टाइम पे यहाँ का राजा था, और ये वही दौर था जब बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा था, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था। तो उसको लेके मेघवर्मन थोड़ा चिंतित था, और श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था, चाइना में बहुत ज़्यादा था। तो उन लोगों के लिए इसने बोध गया में एक मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट जो स्थल है, पूजा स्थल है, वो बनाने की बात की थी। समुद्रगुप्त ने इसकी परमिशन दे दी थी और इसको फाइनली बनाया गया था, और इसका पूरा डेकोरेशन वगैरह गोल्ड रेलिंग लगा के डेकोरेशन कराया गया, बोधि टिरी का पूरा, मतलब सब कुछ सेटलमेंट किया गया था ताकि बुद्धिज़्म को फिर से रिवाइव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉलिसी वही इस्तेमाल की गई थी, पॉलिसी ऑफ आत्मनिवेदन। और इसमें क्या था, वही चीज़ है कि आपने कह दिया कि ठीक है आप लोग अच्छे से रहिए, बस हमारा भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा शादी वगैरह का चीज़ जो है तो वो हर जगह चलती थी। 8 तरीके के सिक्के जारी किए गए थे। स्टैंडर्ड टाइप, जिसमें एक तरफ राजा होता था धनुष और जो है मतलब बाण लेके, दूसरी तरफ गरुड़ जो कि भगवान विष्णु का जो है वो व्हीकल माना जाता है, वाहन माना जाता है। इसके अलावा आर्चर टाइप, इसमें राजा खड़ा है एक बो लिए हुए, एक धनुष लिए हुए अपने बाएं हाथ में, ठीक है, और दाएं हाथ में एक तीर लिए हुए खड़ा होता है। और दूसरी तरफ रिवर्स साइड में जो देवी हैं, लक्ष्मी भगवान जो लक्ष्मी हैं, वो बनी होती थी। इसके अलावा बैटल एंड एक्स टाइप, जो है राजा यहाँ पे एक्स लिए जो है और एक धनुष लिए खड़ा होता है, कुल्हाड़ी और धनुष लिए खड़ा है, और दूसरी तरफ गरुड़ा यानी कि वही वाहन। तीसरा है टाइगर स्लेयर टाइप, यहाँ पे राजा खड़ा है और दूसरी तरफ एक टाइगर भी है और एक धनुष भी है, और रिवर्स साइड में एक भगवान है। अश्वमेध टाइप, इसमें एक घोड़ा खड़ा होता है, और घोड़ा क्यों खड़ा है, वही अश्वमेध यज्ञ है उसको सिंबलाइज करने के लिए। और क्वीन ऑफरिंग एन ऑब्लेशन इन दिस सेक्रीफाइस, ये समवॉट वही बात है जो वैदिक टाइम पीरियड में होती थी कि रानी उस घोड़े के नीचे लेटती थी, दब के नहीं मतलब जनरली लेटती थी, टू शो कॉपुलेशन, ठीक है, ताकि वो जो घोड़ा है ना बहुत पावरफुल होता है और उसकी पावर उसके अंदर आएगी तो एक जो प्रोजेनीज है ना वो बहुत स्ट्रांग होंगे, समथिंग इज लाइक दैट कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा वीणा प्लेयर, वीणा बजाते हुए, और छत्र पैरासोल टाइप, और लास्ट है काचा टाइप। ये क्या था, आर्चर टाइप पे ही था, बस जो है नाम जो है इसका अलग था। और एक तरफ भगवान जो लक्ष्मी थी वो लोटस या कमल पे बैठी हुई दिखाई देती थी, और छत्र में भी यही बात थी, लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हुई दिखाई देती थी। अगला रूलर है रामगुप्त। तो रामगुप्त के बारे में 30 मिनट का 28 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें पसंद आई हैं। पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।